हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो देखें, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन ये बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसो निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? है 135 और 225, इसका हमें मौसो निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 135 और 225। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, तो इस स्टेप्स को देखेंगे हम। तो हल देखें, पहले तो आप ये लिखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है? 225। तो 225 ग्रेटर देन है 135। बात समझ आया? अब देखें, इसमें जो बड़ा वाला होगा ए हो जाएगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ आया? तो अब देखें, हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करना है, प्रयोग करना है। तो उस एल्गोरिथम को प्रयोग करने के लिए पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है उसे लिखना पड़ेगा, यानी जो रिलेशन है उसे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सूत्र है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए हम लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जब ये विभाजन का हम जब प्रमेयिका जो हम यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कुछ ऐसे। यहाँ क्या होता है? बी, यहाँ क्या होता है? क्यू, यहाँ क्या होता है? सॉरी, यहाँ बी और यहाँ क्या होता है? ए, यहाँ क्या होता है? क्यू, और यहाँ क्या होता है? आर होता है। क्लियर? तो अब इसको, इस नंबर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखें, ए 225 है, तो यहाँ 225 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 135। तो आप भाग देना, तो भाग करें। 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 225 आएगा? तो एक बार। 135 एक कम 135। अब देखें, अब घटाएं इसको, कितना जाएगा? 0, और यहाँ कितना बचेगा आपका? कितना जाएगा? 9। फिर तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा है? 90। तो अब देखें, अब एल्गोरिथम अब यूज कर रहे हैं, जिसमें पहला जो चरण होगा वो कुछ ऐसे होगा। देखें, इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? ए, और ये क्या है? बी, और ये है क्यू, और ये क्या है? आर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एल्गोरिथम का पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें, तो ए का मान कितना है? 225 बराबर बी का मान 135 गुणे क्यू का मान है 1, आर का मान है 90। तो यहाँ देख लें, आर का मान 0 नहीं है ना, तो लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब आर 0 नहीं है, तो ये चरण आगे बढ़ेंगे। तो चरण आगे बढ़ाएं, तो अब क्या करेंगे? अब इस 90 का अब इस भाजक में भाग देंगे। तो भाजक क्या था? 135, तो 90 का भाग अब 135 में। तो 90 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 135 आएगा एक बार। 90 कम 90, घटाएं तो 5, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो गया दूसरा चरण। तो देखें, दूसरा चरण, ये दूसरा चरण में ये हमारा ए, ये है बी, ये है क्यू, और ये क्या है? आर। तो इसी में अब ये वाले वैल्यू रखेंगे। तो बताएं, ए का मान कितना है? 135, तो 135 बराबर बी का मान है 90, तो 90 गुणे क्यू का मान कितना है? 1, तो 1 धन आर का मान 45 है, तो 45। यहाँ भी आर का मान 0 नहीं है,
इसका मतलब ये चरण आगे जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब 45 का भाग किसमें करेंगे, 90 में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 45। तो 45 दूना कितना आ जाएगा, 90। कट गया। तो अब देखें, ये जो कंडीशन है ये तीसरा चरण में है, तीसरा चरण है। तो देखें तीसरा चरण में ये हमारा ए, ये बी, ये क्यू और ये क्या होगा, आर होगा। तो मान फिर से इसमें भरें तो ए का मान यहाँ क्या है, 90 बराबर बी का मान कितना है, 45 गुणे क्यू का मान कितना है, 2 धन आर का मान यहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्या है, 0 है। समझ आ गया। अब आर का मान 0 हो जा रहा है, मतलब आर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अतः अगर आर का मान 0 हो गया, इसका मतलब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब आर का मान 0 हो जाएगा तो जो भाजक आएगा वही हमारा क्या होगा, मौसो होगा। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का मौसो बराबर, बताएं यहाँ भाजक कौन है, 45, यानी बी, भाजक का मतलब बी। तो बी यहाँ क्या है, 45। तो 45 ही हमारा क्या होगा, मौसो होगा। समझ आया स्टेप। अब पहला का दूसरा क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। देखें यहाँ पे 196 और यहाँ क्या है, 38,220 है। तो पहले आप लिखेंगे 38,220 ग्रेटर देन 196। तो ये हमारा ए और ये क्या हो जाएगा, बी। अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका द्वारा या प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। आपको ये पॉइंट याद रखनी है। तो अब इसका थोड़ा हम डिवीजन करके समझ ले, आइडिया लगा ले। यहाँ क्या होता है, ए, यहाँ क्या होता है, बी, यहाँ क्या होता है, क्यू, और यहाँ क्या होता है, आर होता है। पता है ना आपको। तो अभी हम डिवीजन यानी डिवाइड का जो प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखें यहाँ ए का मान कितना है, 38,220 और बी का मान कितना है, 196। अब देखें बहुत लोग कहाँ मिस्टेक करेंगे, मुझे आइडिया लग रहा है आप वहां गलती करेंगे। आप सोचेंगे चलिए 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक ले लें। तो 196 का 12 कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, तो आ जाएगा 196। अब इसको आप घटा देंगे तो आ जाएगा 6, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 17 और 17 में 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ क्या बचेगा, 1। हाँ, तो अब सोचेंगे कि ये पहला स्टेप है। नहीं, आपको पहला स्टेप कब कंप्लीट होगा, जब सारे यानी जितने हम डिवीजन जब करेंगे तो सारे अंक जब प्रयोग हो जाएंगे तब बोलेंगे वो पहला चरण है। ये नहीं है कि आप 3 डिजिट को लिए हैं और भाग किए हैं तो ये पहला चरण लेंगे ना, ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये एक चीज याद रखेंगे आप कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप याद रखें जितना भी अंक है वो भाग सब में होना चाहिए। जब सब में हो जाएगा तब वो पहला चरण होगा। क्लियर। तो ये पहला चरण नहीं है। अब अगला जो अंक है उसको उतारेंगे, भाग देंगे। तो इसको जब भाग देंगे आप, मैं एक बार में भाग दे रहा हूं, तो आएगा 195। क्लियर। जब सारे अंक प्रयोग करेंगे तो आएगा 195। 195 बार में आएगा 38,220। अब घटाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी जो यहाँ पहला जो चरण है, लिखें पहला चरण, तो ये वाला मान ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्यू, नीचे वाला क्या होगा, आर। तो रखें ए का मान कितना है, 38,220 बराबर बी का मान 196 गुणे क्यू का मान 195 प्लस आर का मान यहाँ क्या हो जा रहा है, 0। यानी ये पहले स्टेप में ही आर का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है। पहले स्टेप में आर का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाजक है 196 वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का मौसो
का 900 बराबर क्या आ जाएगा 196। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में ही हमारा सेल्सफुल क्या हो गया 0, और इस कंडीशन में जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्लियर? देखें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिखाना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होते हैं, या तो वो इसके फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में। क्लियर? तो आप इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं, क्या इसका तरीका है, तो आप समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, पहले पहले हमें क्या दिखाना है, इनको धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है ना, तो आप उसको पहले पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे? पूर्णांक। तो मान लेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। बात समझेंगे? कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ए को आप क्या मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ये सभी क्वेश्चन के लिए ऐसे ही होगा। क्लियर? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करनी है हमें, तो आपको पता होगा उसमें दो चीज हमें पता होना चाहिए, एक तो ए और एक तो बी। तो आप बी का मान कैसे निकालेंगे? अब यहां देखें, यहाँ Q का जो भी गुणांक होगा, तो Q में किसका गुणा है? 6 का। यहाँ भी Q में किसका गुणा है? 6 का। यहाँ भी Q में किसका गुणा है? 6 का। मतलब जो B का मान होगा वो क्या होगा? 6 होगा। B का मान क्या होगा? 6 होगा। बात समझ आ रहा है? क्यों, कैसे हमने लिया? Q का गुणांक 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। हाँ, अगर यहाँ 3 होता तो B का मान क्या होता? 3 होता। क्लियर? अब स्टेप देखें। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? A बराबर BQ+R होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इसको लेफ्ट में लिखता हूं। A = BQ प्लस क्या होता है? R होता है। जहां R का जो मान होगा ग्रेटर देन इक्वल 0 करना क्या है? अब जिसकी वैल्यू आप जानते हैं यहां पुट कर दें, तो A = B का मान कितना जानते हैं? 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6Q प्लस R का मान हमें पता नहीं है, तो R को R लिखेंगे। और यहां देखें 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B का मान कितना है? 6 है। तो हम जो B की वैल्यू 6 जानते हैं, पहले इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पुट कर देंगे। बात समझ आया? अब एक काम करेंगे, आप इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 1। अब आप इसको देखें, ये R वाला कंडीशन क्या कह रहा है? R का जो मान होगा 0 के इक्वल होगा। मतलब R का जो पहला मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो आप सोचो R का कौन कौन सा मान होगा जो 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा? तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है R का जो मान होगा 6 से कम होगा। तो 6 से कम कौन होगा? 5 होगा। यानी R का जो टोटल मान होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इससे आगे R का कोई मान नहीं होगा। तो देखें, पहली बार R बराबर 0 रखेंगे। तो देखें समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, तो रखें। स्टेप देखें क्या हो जाएगा? A बराबर 6Q प्लस, अब R के जगह क्या रख देंगे? 0। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6Q, क्योंकि 0 में
6 क्यू में 0 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू। अब हमें चेक करना है कि ये विषम है कि सम है। तो एक काम करो, हमें विषम प्रूफ करना ना, तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूं आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, हम चाहते हैं यहाँ 2 कॉमन करना, क्योंकि विषम और सम की जो पहचान होती है 2 से होती है। अगर 2 से विभाज्य है तब तो वो क्या होगा सम, और 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या हो जाएगा विषम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3q लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखें 6q में क्या दिख रहा है, 6q की जो यानी a की जो वैल्यू आ गई, यानी पहला जो मान आया 6q आया ना, और इसमें 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये 2 से क्या है विभाज्य है। 2 से क्या है विभाज्य। कैसे? क्योंकि 6q की वैल्यू में आपको 2 दिख रहा है, तो अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, मतलब 6q 2 से क्या है विभाज्य है। तो लिखेंगे जो, यहाँ लिख सकते हैं ये वाला, यानी 6q ऐसे लिख सकते हो आप, 6q 2 से क्या है 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। समझ आ गया? तो जब ये विभाज्य है इसका मतलब 6q कौन सा रूप होगा, सम पूर्णांक का क्या होगा रूप होगा, सम पूर्णांक का क्या होगा रूप होगा। तो लिखेंगे इसीलिए 6q सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है, यानी 2 से विभाज्य हो जाएगा। वो किसका रूप होगा, सम पूर्णांक का क्या होगा रूप होगा। अब दूसरा नंबर देखें आप, हाँ थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं, आप नीचे देख सकते हैं। अब r का कौन सा मान रखेंगे 1, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखें, समीकरण 1 में रखना, ठीक है। तो देखें तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो आप क्या यहाँ 2 आप कॉमन कर सकते हैं, देखें तो हम यहाँ 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन करने के लिए यहाँ 6q है, तो यहाँ भी 2 का पहाड़ा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा में 6 और 1 दोनों नहीं आते हैं, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं होगा। और जब 2 कॉमन ही नहीं होगा इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। हाँ, अगर 2 कॉमन हो जाता है तो 2 से क्या हो जाता है विभाज्य, यानी लिख सकते हैं 6 यानी 6 जो, इसका मतलब जो यानी 6q प्लस 1 की बात कर रहे हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसीलिए अब देखें 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का रूप है। तो देखें हमने r का 2 मान भरा, पहला वाला 2 से विभाज्य है तो सम पूर्णांक का रूप हो गया, दूसरा r बराबर 1 रखा तो वो 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब विषम पूर्णांक का क्या है रूप है। अब हम तीसरा मान भरेंगे, तो तीसरा मान देखें क्या है 2 है, तो लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, रखें 2 रखने पर, तो रखते हैं तो क्या है a बराबर 6q यानी 6q धन r के जगह क्या हो जाएगा 2, तो 6q धन क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 और 2 किसके पहाड़ा में आता है 2 के पहाड़ा में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो और देखो 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, 3q प्लस, अब यहाँ 2 में भाग देंगे, 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, देखें हम 2 कॉमन किए तो 2 का भाग 6 में, 2 का भाग 2 में, तो आ जाएगा 3q प्लस 1। अब देखें अब यहाँ 2 दिख गया, इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब जो क्या है 2 से विभाज्य, लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसीलिए जब 2 से विभाज्य, कौन 2 से विभाज्य है 6q यानी 6q धन 2 क्या है सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है,
समझ आएगा सबको। अब ऐसे ही अब r बराबर क्या रखेंगे 3, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर तो रखें किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो a बराबर 6q धन 3। अब यहाँ देखें यहाँ 2 कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 का पहाड़ा में 6 नहीं आएगा, सॉरी 6 तो आएगा 3 नहीं आएगा। अब बात आती है सर आप 2 ही क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि विषम और सम की पहचान हम 2 से ही कर सकते हैं। अगर 2 से विभाज्य है तो सम, 2 से विभाज्य नहीं है तो विषम। तो यहाँ 2 कॉमन होगा ही नहीं, इसका मतलब जो यानी इसकी बात कर रहे हैं 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसीलिए 6q धन 3 विषम पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का रूप है। अब r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर, यानी अगला जो r का मान हो क्या है 4, r बराबर 4 रखने पर रखें किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो रखें a बराबर 6q धन 4। अब बताएं, अब 6 और 4 में 2 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। तो 2 से भाग दे, 2 तिहाई 6, 3q धन 2 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे 4 आएगा 2 बार। तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब 2 से क्या है विभाज्य, लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है। इसीलिए कौन 2 से विभाज्य है 6q धन 4, तो वही लिखेंगे 6q धन 4 समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। बात समझ आ गया। अब हम लास्ट वाला मान लेते हैं, लास्ट वाला यानी लास्ट वाला क्या रखना हमको। अब हमें r बराबर क्या रखनी है, लास्ट वाली वैल्यू कौन सी रह गई है 5। तो रखें r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर रखें तो क्या हो जाएगा इस समीकरण 1 में a बराबर 6q धन 5, 6q धन क्या आ जाएगा 5। अब देखें अब यहाँ 2 कॉमन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 तो आएगा 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं होगा। जब 2 कॉमन नहीं होगा तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। और जब 2 से विभाज्य नहीं है इसीलिए 6q धन 5 विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। बात समझ आया। अब देखो आपने कौन कौन सी वैल्यू निकाला। पहली वैल्यू आपने ये निकाला, यानी आप देखें यहाँ इसको देख लो आप ये, और यहाँ कौन सी वैल्यू निकला था ये 6q निकला था, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ निकला था। अब r का जब 1 रखे थे तो r की वैल्यू क्या निकला 6q प्लस 1 निकला था। अब जब r बराबर 2 रखे थे तो 6q प्लस 2 निकला था। r बराबर 3 रखे हैं तो 6q प्लस 3 निकला था। अब r बराबर 4 रखे हैं तो 6q प्लस 4 निकला है। सॉरी यहाँ लिख दें, यहाँ निकला लास्ट में लिखे हैं। अब ये लास्ट में जब r बराबर 5 रखे हैं तो ये रखे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, हमें प्रूफ करना है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक किसके रूप में होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। तो आपने यहाँ 6 बार मान भरा है। तो देखें 6q जो है वो क्या है सम पूर्णांक के रूप में, देखें सम पूर्णांक का रूप है, लेकिन 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। जब 1 रखे हैं जब 2 रखे हैं तो क्या है 2 से विभाज्य हो गया तो सम पूर्णांक का रूप हो गया। जब 3 रखे हैं तो 6q धन 3 आ गया, यानी जो विषम पूर्णांक का रूप है। जब 4 रखे हैं तो 6q प्लस 4 हो जाएगा, जो सम पूर्णांक का क्या हो जाएगा रूप हो जाएगा। और जब 5 रखे हैं 6q प्लस 5 आ गया, यानी विषम पूर्णांक का रूप हो गया। तो अब देखो आप जितने भी विषम वाले होंगे, देखो विषम वाला पहला नंबर ये है 6q प्लस 1, विषम वाला 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5।
समझ आया? यानी जितने भी विषम पूर्णांक होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, या तो 6q+1 के फॉर्म में आएंगे, या तो 6q+3 के फॉर्म में, या 6q+5 के फॉर्म में आएंगे। समझ आया? तो हम समझ लिए विषम पूर्णांक में कौन कौन आया, तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए 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 कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक बताएं धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से रूप आया था। पहला रूप क्या था, 6q-1, या दूसरा क्या था 6q+3 आया था, हमने चेक भी किया था, या 6q+5 के रूप में होता है, तो देखें हमने क्या किया था, 6 बार वैल्यू पुट किया था जिसमें 3 बार वो विषम और 3 बार क्या आया था, सम आया था। तो विषम वाला जो रूप था उसमें 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में आया था। इस लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन के जैसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगी। दिखाइए विषम पूर्णांक 4q-1 4q-3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 6q था, यहाँ क्या है 4q है। समझ आ रहा है? तो वहां 6 था तो b का मान क्या था 6, अब यहाँ 4 है तो b का मान क्या होगा 4 होगा। करने का तरीका सेम, क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसलिए जो b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, कोई पूछे कैसे, क्योंकि q के बगल में जो भी होगा वही b का मान होता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq+r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b। तो अब क्या करेंगे, हम p बराबर 4 हम लिख देंगे, लिखें a बराबर b के जगह क्या हो जाएगा 4q-r। अब यहां देखें r ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन, तो b का मान क्या है 4, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 4। ये समीकरण नंबर 1। अब इसको देख लो आप, r का जो मान है ये कह रहा है 0 के इक्वल, 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है, इसलिए जो r का पहला मान होगा 0 के इक्वल बोला है तो 0, और 0 से बड़ा बोला तो क्या हो जाएगा 1 2, कहां तक 4 से पहले कम, 4 से कम कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से r का कितना मान निकला 4 मान। तो पहली बार क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो रखें तो क्या हो जाएगा a बराबर 4q धन क्या हो जाएगा 0, और 4q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4q। समझ आया? अब यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो कॉमन कर सकते हैं, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2q, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 4q में 2 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से क्या है विभाज्य। लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, इसीलिए 4q सम पूर्णांक का रूप है, समझ आ गया? अब देखें यानी 4q किसका पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक का। अब देखें दूसरी बार r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखने पर रखें तो क्या हो जाएगा a बराबर 4 धन r की जगह क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब जो
2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। जब विभाज्य नहीं है इसलिए 4 क्यूब धन 1 क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है, यानी विषम पूर्णांक का रूप है। बात समझ आ गया। अब देखें तीसरी बार क्या रखेंगे, थर्ड वाली स्टेप में, यानी थर्ड वाली स्टेप में हम क्या रखने वाले हैं, r का कौन सा मान 2 रखेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, तो रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर समीकरण 1 में 4 क्यूब धन 2। अब यहाँ देखें 2 कॉमन कर सकते नहीं कर सकते, 2 कॉमन करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब, देखें 2 कॉमन करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, क्यूब बचेगा, क्यूब प्लस 2 1 कम क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 दिख गया, इसका मतलब जो लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, इसीलिए 4 क्यूब धन 2 सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है। अब ऐसे ही लास्ट चौथे स्टेप में r बराबर क्या रखेंगे, 3, तो r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखें किसमें, समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 क्यूब धन 3। अब बताएं यहाँ 4 और 3 है, 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन नहीं होगा, तो लिख सकते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसलिए जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 4 क्यूब धन 3 विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। समझ आ गया। अब देखें हमें क्या प्रूफ करना था, क्या सिद्ध करना है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं 4 क्यूब धन 1 4 क्यूब धन 3 के रूप में होते हैं। तो देखें जो 4 क्यूब के रूप में आया वो क्या हो गया, सम पूर्णांक, क्या हो गया, सम पूर्णांक। हाँ, जो 4 क्यूब प्लस 1 के रूप में आया विषम पूर्णांक, जो 4 क्यूब प्लस 2 के रूप में आया वो क्या हुआ, सम पूर्णांक, जो 4 क्यूब धन 3 के रूप में आया वो क्या हो गया, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक ही हमको प्रूफ करना था ना। तो विषम पूर्णांक का 2 रूप आया, पहला जो रूप है 4 क्यूब धन 1, दूसरा रूप है 4 क्यूब धन 3। इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4 क्यूब धन 1 या 4 क्यूब धन 3 के रूप का ही होता है। क्यों, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो विषम पूर्णांक का जो रूप आया, पहला जो रूप है 4 क्यूब धन 1 4 क्यूब धन 3। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कर देगा, दिखाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक, कोई धनात्मक सम पूर्णांक 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस 2 के रूप का होता है, तब भी यही काम करना, सारा का सारा स्टेप यही करना है, बस आप लास्ट में लिखोगे। इसीलिए कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस 2 के रूप में होता है। समझ आया। लेकिन यहाँ विषम प्रूफ करना है तो विषम वाला क्या होगा, लिखेंगे इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब धन 1 या 4 क्यूब धन 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। समझ आया। अगर यही सम का प्रूफ करना होता तो सारा चीज यही लिखेंगे, लिखते लास्ट में इसीलिए कोई धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस 2 के रूप का होता है, क्योंकि 4 क्यूब किसका रूप है, सम पूर्णांक का, 4 क्यूब प्लस किसका रूप है, सम पूर्णांक का। क्लियर। तो आपको चाहे सम पूर्णांक प्रूफ करना हो चाहे विषम पूर्णांक, यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। मतलब सैनिकों की संख्या 616 है और 32 उसमें बैंड, आर्मी बैंड वाले हैं। अब उनके पीछे यानी इनके पीछे उन्हें क्या करनी है,
मार्च करनी है। अब दोनों समूहों का मतलब सैनिक और आर्मी बैंड को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करानी है, यानी उनको जो मार्च करनी है तो समान संख्या, यानी जितने आपके आर्मी वाले होंगे उतना ही आपके बैंड वाले होंगे, ठीक है। तो वाले स्तंभों में मार्च करनी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक शब्द है अधिकतम। अधिकतम से ही हमें आइडिया लग जा रहा है मौसो निकालना है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ आपको पता होगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मौसो का मतलब आपको पता है महत्तम समापवर्तक जो होता है, यानी सबसे बड़ा जो समापवर्तक होगा वही हमारा क्या होता है, मौसो होता है। हाँ, तो यहाँ ध्यान देंगे दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी तो उसमें वे मार्च कर सकें। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे अधिकतम बोला, जब भी अधिकतम बोलेगा समझ लेंगे मौसम निकालना है, क्लियर। हाँ, अगर न्यूनतम बोलता तो हम उस कंडीशन में क्या निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं। याद रखेंगे, वो भी आगे भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखें तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या सेना के सदस्यों, सेना के सदस्यों की संख्या 616 तथा आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 के का मौसम होगा, ध्यान देंगे ये बात। मैंने क्या लिखा है कि स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगा, सेना के सदस्यों की संख्या 616 तथा आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 का मौसम होगा। यानी जो अधिकतम संख्या निकालना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मौसम। तो आपको पता है 616 है, ध्यान दें 616 है और क्या है हमारे 32 है। तो स्टेप्स आपको पता है, 616 क्या है, बड़ा है 32 से, तो ऐसे लिखेंगे, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। याद ना, मौसम निकालने का पहला जो क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आपको पता होगा यहाँ क्या होता है, ए, तो ए का मान कितना है 616 और बी यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। अब देखें, तो अब इसका कितनी बार टेबल पढ़ें कि 616 आ जाएगा। हाँ, तो भाग करें, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक, तो 32। अब इसका कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये मतलब 616 आए या इससे कम आए, यानी हमको क्या करना, 32 से कम 32 तो हो ही जाएगा। आपको जनरली आपको पता, आप ऐसे कर सकते हैं, 32 से कम क्या हो जाएगा 32, माइनस करें तो कितना आएगा, यहाँ 11 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 9, और यहाँ कितना बचे आपका 5 में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, और ये 6 उतर जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इसका पहाड़ा कितनी बार पड़े, इतना है, तो मुझे लगता है लगभग 9 बार। चलो चेक करते हैं, 32 में हम 9 का गुणा करके देखते हैं, 9 दूना 18 को 8, 9 27, 27 1 28, 9 बार में जा रहा है, यानी पहली बार 1 बार में, फिर 9 बार में, तो कितना आ रहा है 288 आ रहा है, समझ आ रहा है। यानी अभी हमने 6 को भी यूज कर लेंगे, यानी सभी अंकों को यूज कर लिया, यानी जब सभी अंकों को यूज करेंगे तब ये कितने बार में भाग जाएगा, 19 बार में। और 19 बार में कितना आएगा 288, तो यहाँ क्या लिखेंगे 288। अब घटाएं तो 16 में 6 घटाएं, 8 घटाएं कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 10, और 10 में 8 घटाएं कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा, एक में गुणा गलती हो गई, हाँ देखे तो यहाँ गलत लिख दिया मैं। 32 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 19 बार में,
तो 19 बार पढ़ेंगे तो आएगा ये 608। आप गुणा करके देख लेना, आएगा 608 आएगा। अब इसको जब घटाएंगे हम तो घटाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला चरण कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ए बी और ये क्यू और ये क्या हो जाएगा, आर। तो इसमें हम पुट करेंगे पहला चरण निकालने के लिए। तो पहला चरण मतलब ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान कितना है 32 गुणे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमारा 19 है तो 19 प्लस आर का मान कितना है 8। तो 8, यहाँ आर का मान 0 नहीं है, इसका 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो अगला स्टेप बढ़ाने के लिए अब 8 का भाग किसमें देंगे, 32 में। इसमें 8 चौको 32, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब अगला स्टेप में ये ए हो जाएगा, ये बी और ये क्यू और ये क्या हो जाएगा आर। तो मान भरे इसमें। तो ए का मान यहाँ सेकंड स्टेप्स के लिए क्या है 32 बराबर बी का मान कितना है 8 गुणे क्यू का मान कितना है 4 प्लस आर का मान क्या है 0। अब यहाँ देखें आर बराबर क्या आ गया 0 आ गया ना, इसीलिए जो 900 होगा, 900 कितना हो जाएगा, भाजक यहाँ कौन है, सेकंड स्टेप में 0 आ गया तो भाजक कौन है 8। तो 900 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब स्तंभों की जो संख्या होगी, स्तंभों की संख्या जो होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा 8 होगा। समझ आ गया कैसे किए हैं। यहाँ अधिकतम पूछा है इसलिए हम क्या निकालेंगे 900, और 900 में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किए हैं और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।